जाता है, उस सम्मान को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम कैसे कैसे पहनना, कैसे चलना उठना, हमारा गौरव, हम कैसे उसको मेंटेन करें, हमारे बोलचाल, हमारे हर चीज में, ताकि हमारी इज्जत कैसे हो सके वो हमारे हाथ में है। हम यहाँ से इधर आधा हटा फटा, इधर फटा सब पहन के मार्केट में निकलेंगे तो आपको कोई कैसे सम्मान करेगा, है ना? तो छोटी छोटी बच्चियों को, 2-3 साल की बच्चियों को मदर्स लाती हैं हॉस्पिटल में, तो वो यहाँ से फटा, इधर से इधर बैकलेस, ऐसा सब छोटी छोटी बच्चियों को पहना के लाती है। तो जब उनको वो झिझक खत्म हो गई तो वो बड़े होके भी वो पहनेंगी, क्योंकि वो झिझक आप ही ने खत्म करी। 5 साल की थी वो बच्ची को, आपने वैसा ड्रेस आपने खरीद के दिया। स्वदेशी चीजें यूज करना, हम लोग आजकल स्वदेशी मेला लगाते हैं। हम हमारे बच्चे, हम लोग खादी पहनते पर हमारे बच्चों को इतना पसंद नहीं है। हम लोग उस टाइप के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और स्वदेशी मेला में वो नहीं जाना पसंद करते हैं। लेकिन स्वदेशी मेला और स्वदेशी चीजों का महत्व आप उस 2-3 साल 5 साल के बच्चों को जब सिखाएंगे घर में और आप उसको यूज करेंगे। हम चाइना के प्रोडक्ट, आज भी घर में झूठ नहीं बोलना, सब लोग थोड़े सस्ते हैं तो हम लोग भारतीय प्रोडक्ट नहीं लाते हैं। हम लोग पहले देखते हैं, हम लोग मेड इन इंडिया नहीं देखते, हम लोग ये देखते हैं कि पैसा कितना है। अगर हम 2 रुपए एक्स्ट्रा वाला खरीदेंगे, भारतवर्ष का कोई चीज जो बना है वो उसका खरीदेंगे, हमारा 2 रुपए एक्स्ट्रा जाएगा, तो गर्व करना चाहिए कि हाँ मेरे को सस्ता दिखा तो भी मैं भारत से लेके। तो जब तक ये चीज हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे, है ना? आप बाकी धर्मों में भी देखेंगे तो जैसे पहले हमारे यहाँ बोलते हैं कि 1/10वां हिस्सा कम से कम हमको धर्म में लगाना चाहिए, सभी को धर्म में लगाना चाहिए। क्या हम सब मिल करके ऐसा 1/10वां हिस्सा अपना लगाएंगे तो क्या हम एक बच्ची जिसके माता पिता नहीं है या कोई जरूरतमंद बच्ची को हम हेल्प करने लायक नहीं रहेंगे? हम बिल्कुल हेल्प करने लायक रहेंगे, आर्थिक से भी। और जो आजकल धर्मांतरण देखने में आ रहा है और जो लव जिहाद के केसेस देखने में आ रहे हैं, ऐसी बच्चियां फिसलती हैं जो नीड में थी या इमोशनली नीड में थी, इमोशनली पेरेंट्स से कनेक्ट नहीं हो पाई, भाई बहनों से नहीं कनेक्ट हो पाई। तो क्या ऐसा स्पेशल मिल रहा है जो हम नहीं दे पा रहे उनको, जो उनको माँ नहीं दे पा रही जिसने पैदा किया, ऐसा क्या स्पेशल मिल रहा है? तो हम कहीं तो कम्युनिकेशन गैप है हम लोगों के बीच में, इसलिए अपने बच्चों के फ्रेंड बनना पड़ेगा, अपनी बेटी की सहेली बनना पड़ेगा, ताकि उसको कोई तकलीफ है हेल्थ रिलेटेड, इमोशनल रिलेटेड, उसको कोई छेड़ रहा है, उसको कुछ और प्रॉब्लम है लाइफ में, तो वो आपसे बोल सके, वो आपसे डरे ना, वो आपसे छुपे ना। हम लोग कैसे करते हैं, बच्चे पूछते हैं, हम लोग बोलते हैं ये तुम्हारे काम का नहीं, इसको बंद करो, इसको नहीं देखना। सबसे पहला काम वो फटाफट मोबाइल खोलेगा, उसमें सबसे पहले वो यूट्यूब पे ढूंढेगा कि ये क्या है जो मुझे नहीं देखना। तो हम यही गलती करते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये करना है, ये नहीं देखना। तो उनके फ्रेंड बनना है, उनकी सहेली बनना है। अरे जो शरीर में है वो तो सबके शरीर में है, तो जो नहीं देखना है वो उसको बताना है कि बेटा गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। मतलब इतना खराब हो गया है जमाना कि 3 साल की बच्ची से भी कुकृत्य होता है, आते हैं। और तकलीफ की बात यह है कि माँ बोलना नहीं चाहती, माँ उसको दबाना चाहती है। तो हम अपनी बच्चियों को जब तक सिखाएंगे नहीं, पहले क्लास 6वीं 5वीं के बाद सिखाया जाता था गुड टच बैड टच, आजकल प्री नर्सरी में सिखाना पड़ रहा है। तो बच्चों को ऐसे सिखाना पड़ता है कि जो अंग कपड़े से ढके हैं उसको कोई छू रहा है तो आपको चिल्लाना है, आपको हेल्प मांगना है, आपको दौड़ना है, क्या क्या करना है, काटना है, हाथ में काटना है, मतलब ये सारे स्टेप्स बच्चियों को आजकल सिखाए जाते हैं। और जबकि 3 साल की बच्चियां, हम लोग रामनवमी में कन्या पूजन करते हैं तो हम 9 साल 10 साल की बच्चियों को हम लोग बिल्कुल अंबिका स्वरूप मानते हैं,
तो उसका हमारे लिए तो बहुत अनादर है। तो बच्चियों को इतने छुटपन में हमको सिखाना पड़ता है इस तरीके की बात कि भैया जो कपड़े से अंग ढके हैं उसको कोई छू रहा है तो इट इज वेरी बैड टच, उसको आपको चिल्लाना है, आपको टीचर को अप्रोच करना है, मदर को आगे जरूर बताना है। ऐसे कुछ बच्चे ऐसे आते हैं और ये बहुत कॉमन है, हो सकता है आप लोगों के देखने में नहीं आ रहा हो, पर बच्चियां छुपाती हैं मदर से और मदर लेके आती है कि उसको नीचे तकलीफ हो रही है, कुछ थोड़ी देर गले से लगा के बैठती है, फिर बच्ची बोलना शुरू करती है आधा घंटा पौन घंटे बाद। केवल उसको चॉकलेट दो, थोड़ा सा उसके साथ खेलो, तब भी वो लोग बताना शुरू करते हैं। तो ये सब हमारी बच्चियों का ध्यान रखना और उनको तरीके के कपड़े पहनाना, उनको कैसे बोलना, कहीं पे किसी का कैसे आदर करना, तो हम ये सब जब तक नहीं सिखाएंगे उसको फर्स्ट सेकंड आने से मत डांटिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड आने से भी कोई बहुत वो नहीं हो जाएगा, बहुत प्रोग्रेस नहीं हो जाएगा, है ना। और जिसकी किस्मत में जो है वो मेहनत करके बन ही जाएगा। तो अच्छा इंसान बनाना बहुत जरूरी है, और खासकर जब महिला अच्छे घर जाती है, क्योंकि महिलाओं को दो घर देखने हैं, इधर भी देखना है ससुराल भी देखना है, तो वो अपने दो घरों को पूरा सुधार देती है। और जब महिला पढ़ी लिखी होगी, शिक्षित होगी और सामाजिक सारा उसको ज्ञान होगा, तो वो अपनी बहू को भी सुधार लेगी, अपनी बिटिया को भी सुधार लेगी, मतलब 5-6 घरों को सुधार लेगी। तो महिलाओं को समझना बहुत जरूरी है कि हमको अपने आप को कैसे बचाना है। और शक्ति स्वरूपा तो है ही, मतलब कहीं से कुछ कमी है ही नहीं कि हमको पुरुषों से कुछ अलग कानून चाहिए हमारी प्रोटेक्शन के लिए, है ना। हम लोग आरती में गाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े तेरे द्वारे, हम लोग आरती में गाते हैं। तो भारतवर्ष में कोई कन्या, कोई माँ बोले कि हमको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। और हमको क्यों नहीं आना चाहिए, हमारा जुड़ा पीठ काफी है। कोई आपको छेड़ रहा है, एक जुड़ा पीठ निकाले और टोचे तो क्या त्रिशूल से कम है क्या, है ना। तो आपके पास में खाली वही है कि इंटेलिजेंसी थोड़ा सा, आप जिस अभी परिवेश में हम त्रिशूल लेके तो हम लोग नहीं घूम रहे। आप अपने पास में नेल कटर रख सकते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के औजार होते हैं, है ना। लेकिन कहाँ यूज करना है वो ईश्वर देख रहा है। तो हमको हमारी गरिमा कैसे मेंटेन करनी है वो हमारे ऊपर है। एक तो मदर्स को चाहिए कि बेटा और बेटी में समानता। मैं बता रही हूँ, डिलीवरी के बाद अगर पहली बेटी हो, लोग तो मदर्स की मतलब पहली बेटी होती तो ही दुखी हो जाते हैं कि अरे बेटा हो जाता तो मैं सेफ हो जाती, और दूसरी बेटी हुई तो पूछो ही मत। तो जब तक आप अपनी बच्ची को प्यार नहीं करेंगे तो कौन प्यार करेगा समाज में। तो ये दिमाग से निकालना, ईश्वर ने किसी को 2 बेटे दिए, किसी को 2 बेटियां दी, भगवान ने सबकी जोड़ियां बनाई हुई हैं, भगवान पूरा इक्विलिब्रियम पूरा बैलेंस कर रहे हैं। किसी के पास 2 बेटे, किसी के पास 2 बेटियां। कई लोग गिराने आते हैं, ये बोलते हैं कि हमारा पहली बेटी है, एक बेटा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब बेटा है पहली बेटी हो जाएगी, दूसरी में बेटी है, ऐसा ऐसा करते हैं। तो हमको बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं, भगवान खुद बैलेंस बना लेते हैं। हमको खाली बच्चों को पाल के इंसान बनाना है, और ऐसा बनाना है कि बच्चियां शिक्षित हो करके वो कुछ कमा सके, वो कुछ रोजगार ऐसा कर सके कि अपने साथ में 4 लोगों को पाल सके। आप इतना बना के भेजेंगे अगर बेटियों को, तो कोई डर नहीं ससुराल में कि उसको कोई तंग करे, कि उसको कोई कुछ करे। जब हम बच्चियों को एक देखने की और यूज करने की वस्तु बना के भेजते हैं, उस समय ये तकलीफें होती हैं। और जब बच्ची अपने आप में संपन्न होगी तो वो आपको दहेज देने भी नहीं देगी। आप सोच के देखिए कि बेटी होती तो पैदा होने से क्यों रोते हैं, क्यों दुखी होते हैं। वो उसी लिए दुखी होते हैं कि भैया ये अपने आप को एक तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, दूसरा पढ़ाई शायद ठीक से नहीं हो पाएगी, तीसरा दूसरे घर जाके इसका क्या हाल होगा, और चौथा दहेज। यही 3-4 चीजें हैं। तो ये 3-4 चीजें अगर हम इसका ख्याल बच्ची के अंदर सब कुछ संपन्न कर दें ये 4-5 बातों से, तो आपको उसके लिए डरने की जरूरत है क्या। पर बच्चियों को ये भी सिखाना, एक आजकल की जो शिक्षा है वो हमारे बच्चों को पूरा साइंटिफिक ज्ञान दे रही है
पूरा साइंटिफिक ज्ञान दे रही है, लेकिन माँ बाप की जो आपकी जड़ें हैं, माँ बाप उनका आदर करना भुला दे रही है। और आप किसी भी पेड़ को जब हम उनको समझाना बहुत जरूरी है कि जब आपको आधा काट दिया जाए जिसमें फ्रूट्स लगे हो तो वो फ्रूट सड़ जाएंगे अगर उसमें जड़ से पानी और खाना नहीं जाएगा। तो जैसे बागबान पिक्चर में अपन ने देखा है कि ये सीढ़ी जो है वो ऊपर भी जाती है और नीचे भी उतरना पड़ता है, सबको बुढ़ापा सबका आता है। तो ये सारी चीजें जो है हमको बच्चों के साथ बिल्कुल डिस्कस करनी है। और बच्चे कभी कुछ पूछते हैं, उनके मन में क्वेश्चन आता है, तो उनको कभी मना मत कीजिए। आप जिस दिन मना करेंगे उस दिन वो उसके अंदर डेप्थ में उतरेंगे कि वो क्या है। और जब आप उसको एक फ्रेंड जैसे बताने लग जाएंगे तो वो आपके साथ सारी चीजें साझा करेंगे। मतलब मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैंने यही देखा कि बच्चे आजकल पीयर ग्रुप के साथ आते हैं, बॉयफ्रेंड्स के साथ आते हैं। पुराने जमाने में जॉइंट फैमिलीज होती थी, 2-2, 3-3 पीढ़ियां साथ में रहती थी। आजकल एक पीढ़ी साथ में नहीं रह पाई क्योंकि सबका अपना अपना इतना ईगो हो गया है कि झुकना है ही नहीं। आजकल की शिक्षा ऐसी हो गई कि आपको दम भी बना रही है। और जबकि हम लोग बोलते हैं कि आप जितनी शिक्षा प्राप्त करेंगे उतना आप झुकेंगे। आप पेड़ों में जब फल लगते हैं, जिस टहनी में ज्यादा फल होते हैं वो झुक जाती है। आपकी शिक्षा जितनी अच्छी होगी उतना आप झुकेंगे, उतना आप आदर करेंगे। और आजकल जितना शिक्षा आती जाती है तो ऊंचे 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 चले जाते हैं, वो झुक नहीं पाते, है ना। और अपना देश छोड़ के बाहरी विदेश में चले जाते हैं। तो हमको अपने बच्चों को सिखाना है कि आपने जो कुछ किया इस माटी से आपका ऋण है उसको आपको वापस करना है। आपको यहाँ अपनी सेवाएं देनी है, यहाँ बेहतर करना है। तो ये सारी चीजें हैं। मेरा दीदी खत्म हो गया, मत जाओ मेरा खत्म हो गया, मत जाओ। और 2 लाइन मैं गाना चाहूंगी महिलाओं के लिए कि आपके अंदर कमजोरी नहीं है, आप बहुत सशक्त है। 2 मिनट बैठो और आपका तालियों के साथ भी जाओ। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत तुझसे हारी है। इल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात में कम तू नहीं। इल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात में कम तू नहीं। पुरुषों के सारे अधिकार ही तो भी अधिकारी है। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत तुझसे हारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आराम सभी को से बधाई। अच्छा, मैं एक चीज पूछती हूँ, सबसे प्रथम गुरु कौन होता है? माँ। आज कितने लोगों ने अपनी माँ को प्रणाम किया? आज मैं सुबह से बहुत बिजी थे, बहुत सारे पेशेंट इधर उधर करते बिजी हो गई। मैं अभी कार में आते आते मुझे याद आया कि क्या बोलना है, मतलब यहाँ के क्या बोलना है। ऐसा लगा कि खत्म हो गया होगा फिर भी सोची कि क्या बोलना है। तो मैंने अपनी मम्मी को फोन किया। मैं अपनी मम्मी को फोन करी, विवाह करी थी मेरी सिस्टर मेरे साथ करी ना। मैंने अपनी माँ को फोन किया कि भाई प्रथम गुरु आप हैं, बाकी गुरु को बाद में याद करोगे, आपको प्रणाम। तो मम्मी रो पड़ी एकदम। पर आजकल की बच्चियों को जब हम, हो सकता है मेरे साथ जो सिस्टर बैठी हो, मेरे साथ जो ड्राइवर भैया बैठी हो, वो अपनी माँ को याद किए होंगे। तो आप लोगों के माध्यम से अगर आज दिन भर अपनी अपनी मदर को प्रणाम करने के लिए आप 10 लोगों को भी बताएं तो ये माँ बेटी सम्मेलन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज हम लोगों ने सरिता दीदी के माध्यम से, मानसी दीदी के माध्यम से और चंद्रा दीदी के माध्यम से
बारे में बहुत कुछ अच्छा सीखा, जाना और समझा। और हम सभी महिलाओं से ये ऐसा मैं सोच रही हूँ कि कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे, अपने साथ जाएंगे ना। जोर से बोलिए, और हमारे बीच में जो बेटियां बैठी हुई हैं उन लोग भी बहुत कुछ सीखे होंगे, उम्मीद करती हूँ। यहाँ पर माँ और बेटी जो बैठी होंगी, माँ और बेटियां जो बैठी होंगी, जो माँ और बेटी साथ में हैं, और जो भी बेटियां जो हैं वो अपने गुरु का जो सम्मान करना चाहती हैं, आइए सामने आइए। जो बेटियां यहाँ बैठी होंगी वो आइए, और भी जो बेटियां सामने आना चाहती हैं सामने आइए। बिल्कुल शर्माइए नहीं, है सिर्फ हम महिलाओं का प्रोग्राम है भाई। आप लोग शर्माएंगे तो कैसे, अभी पूरा जीवन पड़ा है उसको कैसे निकाल पाएंगे।
जिला सह संयोजिका सरिता सोपानी जी है, हमारी जिला सह संयोजिका अंकिता तिवारी जी हैं, हमारी प्रखंड बाल संस्कार प्रमुख लक्ष्मी दीदी हैं और मातृशक्ति कार्यकर्ता लोग हैं। और आज हमारे बड़े रही हैं। प्रमुख दायित्व में हमारी कुछ दीदी लोगों को दायित्व देना है। बहुत अच्छे से संपन्न हुआ आप सभी लोगों के सहयोग से। और इसी के साथ हम कुछ बहनों का मातृशक्ति में कुछ मुख्य दायित्व देने के लिए सोच रहे थे, जिसमें हमारी दीदी लोगों ने सहमति दिया हुआ है। चरोदा प्रखंड जब हम नाम अनाउंस करेंगे तो सभी लोग जय श्री राम कहेंगे। हमारी सहमति दर्शाने के लिए हम जय श्री राम चरोदा प्रखंड से प्रखंड सह संयोजिका के दायित्व पर जा रही हमारी चंद्रावती दीदी जो जय श्री राम। और चंद्रावती दीदी से मैं कहूंगी कि पूरी टीम के साथ हमारी मातृशक्ति को ज्वाइन करें। सभी मातृशक्तियों की सहमति है? सभी लोग जय श्री राम करके सहमति देंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारी ईश्वरी दीदी जो है चरोदा प्रखंड से सेवा सह प्रमुख के दायित्व पर जाएंगी। ईश्वरी दीदी परिचय दीजिए अपना खड़े होकर के। ईश्वरी दीदी चरोदा प्रखंड से सेवा सह प्रमुख के दायित्व पर आ रही हमारे साथ। जय श्री राम। जामुल प्रखंड से प्रखंड संयोजिका के दायित्व पर हमारी रूना शर्मा दीदी आ रही हैं। जय श्री राम। सभी मातृशक्ति के दायित्व पर सभी हमारी मातृशक्ति कार्यकर्ता दीदी लोगों की सहमति है ना? है कि नहीं है? तो हम सब मिलकर के काम करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये विश्व हिंदू परिषद द्वारा मातृशक्ति जो विंग है उनके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महिला एवं बालिका इन दोनों का ये मुख्य रूप से थी। तो माँ बेटी सम्मेलन क्या इसको नाम दिया गया। और इसमें माँ तथा बेटियों में जो आजकल एक दूरी आ गई है, जो पहले आत्मीयता थी वो बच्चे कई बार उतना सम्मान नहीं दे रहे हैं और माताएं ध्यान नहीं दे रही हैं। तो ये बच्चों और माँ के बीच में एक समन्वय फिर से
स्थापित करने के लिए, उनको फिर से पास लाने के लिए। और आज गुरु पूर्णिमा है तो सभी को बधाई दी गई और सभी बच्चों ने अपनी प्रथम गुरु जो कि माँ होती है, उन बच्चों को सिखाया गया कि माँ का कैसे आदर सत्कार करना है और पूरे जीवन प्रथम गुरु का कैसे सम्मान करना है। आज के दिन ये बताया गया बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को टीका करना सिखाया गया, लड़कियों को कि कौन सी उंगली से करना है। कई बच्चे नीचे से ऊपर की तरफ लगा रहे थे, तो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में कैसे तिलक करने की प्रथा है और कैसे पैर छूने की प्रथा है, और ऐसे तरीके बच्चों को सिखाए गए जो उनको जीवन भर याद रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। क्या लगता है कि समाज में इस तरह से जो दूरियां आ रही है माँ बेटियों के बीच, क्या कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। कई बार फ्रीडम बच्चों को बहुत ज्यादा है, कई बार हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से आजकल के समय पे सबसे कीमती गिफ्ट बच्चों के लिए और बाकियों के लिए भी समय है, जो हम एक दूसरों को नहीं दे रहे हैं। हम इतना स्क्रीन टाइम, मोबाइल टाइम हमारा इतना ज्यादा है कि बच्चे भी छोटी छोटी, जो हम माँ की गोद में जो कहानियां सुनते थे, आजकल अपनी गोद में बिठाकर वो मोबाइल बच्चों को कहानियां सुना रहा है। तो सवाल आपसे जी, कि अभी जो नए कानून आया है भारतीय न्याय संहिता, जी, इसमें महिलाओं की शक्ति को बढ़ाया गया, जी। आप इसको किस तरीके से देख रही, किस एंगल से आप उसको डिफाइन करेंगी या कैसे देख रही है? मेरा तो मानना ये है कि हम महिला को परम शक्ति स्वरूपा मानते हैं और महिला बिल्कुल सशक्त है। वो कहीं से भी शक्ति की कमी नहीं है, खाली इंटेलिजेंस आप में होना है। हम अपनी बच्चियों को सिखाएं कि आप कैसे सलीके से कपड़े पहने, कैसे बात करें, ताकि आपकी गरिमा, जो भारत में महिलाओं को, बालिकाओं को हम कन्या पूजन करते हैं, तो इतनी गरिमा है, हम उसको कैसे मेंटेन करें वो हमारे ऊपर है। और कानून में संशोधन किए गए, वो बहुत अच्छी बात है कि कई कई जगहों पे, पर जिनके लिए किए गए हैं, जो पीड़ित वर्ग है, उनको कई बार पता ही नहीं होता है कि उनके मतलब उनके लिए क्या क्या बेटरमेंट के लिए किया जा रहा है। तो महिलाओं को कई बार अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। और जो महिलाएं शिक्षित हैं, जो जागरूक हैं, उन्हें सच में कई बार जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर शिक्षित है तो खुद का अपना आत्मनिर्भर वो हो जाती है। तो ऐसी जगहों पे जागरूकता बहुत जरूरी है, जहाँ सच में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि शिक्षित भी आज मोबाइल के इसमें एडिक्ट है और इस कारण से कई क्राइम भी हो जा रहा है। तो आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में थोड़ा सा सुधार जरूरी है। हम बच्चों को आजकल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंकिंग की दौड़ में दौड़ा रहे हैं। हम उन्हें अच्छे बच्चे, अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा हम नहीं दे पा रहे हैं, जो कि पुराने गुरुकुल में होती थी। आजकल जॉइंट फैमिलीज नहीं है, सिंगल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। माँ के पास टाइम नहीं, पिता के पास टाइम नहीं। तो बच्चों को सामाजिक मूल, सामाजिक वैल्यूज, नैतिक वैल्यूज वो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो बच्चे अपना कर्तव्य समाज की तरफ तो क्या, घर की तरफ, माँ बाप की तरफ भी वो नहीं समझ पा रहे। युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज गुरु पूर्णिमा? क्योंकि कहा जाता है हमारे वेदों में भी और हर धर्म में कहा जाता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है। आज की युवा जो अपने माँ को सिर्फ एक बफर के जैसे यूज कर रही है, जिससे मार से बचाने के लिए, डांट से बचाने के लिए, बिल्कुल युवाओं को क्या संदेश देंगे? हमारी बच्चियों को, हमारे युवाओं को बिल्कुल हमें सिखाना पड़ेगा कि माँ बाप अगर अशिक्षित भी हैं तो भी वो पूजनीय है। कई बार ऐसे हम बोलने में, देखने में आता है कि मम्मी आप चुप रहो, आपको कुछ नहीं आता, अरे पापा आपको कुछ नहीं आता। जो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं वो सोचते हैं कि माँ बाप को कुछ भी नहीं आता है, लेकिन जो बाल सफेद हुए वो एक्सपीरियंस से हुए। तो उन्हें जीने का तरीका मालूम है। जीने का तरीका, आप सिर्फ किताबों और आप सिर्फ अपनी डिग्रियों के सहारे पूरा जीवन नहीं निकाल सकते। आपको नैतिक और मौलिक और सामाजिक प्राणी बनना ही पड़ेगा। कैसे निभाना है लोगों से, आप अपने घर के रिश्ते ठीक से निभाएंगे तो आप घर से बाहर जाके रिश्ते निभा पाएंगे। तो जिन्होंने आपको जन्म दिया, आप गुरु पूर्णिमा में प्रथम गुरु माँ है। माँ के जब तक आप पैर नहीं पड़ेंगे, उनको आदर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आज बहुत कम लोगों ने किया होगा। यहाँ ये सम्मेलन में ये बहुत खास बात थी कि अपने माँ के कैसे पैर पखारने हैं और कैसे माँ को तिलक लगाना है और कैसे उनकी आरती उतारना है। ये बहुत खास बात थी इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ विशेष है जो आज गुरु पूर्णिमा के दिन मातृशक्ति ने ये कार्यक्रम किया, इस बारे में कुछ बताएंगे सरिता जी? मैं श्रीमती सरिता यादव, प्रांत संयोजिका मातृशक्ति विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत। आज का ये जो आयोजन है, ये मातृशक्ति के द्वारा माँ बेटी सम्मेलन
के रूप में आज हम सबके बीच आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का एकमात्र जो कारण है और उद्देश्य है वो ये है कि हमारे हिंदू समाज में माँ और बेटी के बीच में जो दूरी उत्पन्न हो चुकी है, उस दूरी को एक समागम के माध्यम से धीरे धीरे करके समाप्त किया जाए। और कारण भी साथ ही साथ बताते चलूं मैं कि ये दूरी का कारण ये है कि पहले के जमाने में जब हम लोग अपनी उम्र की बात करते, जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे, तो हर एक चीज के लिए हम अपनी माँ को जिद किया करते थे। लेकिन आज अगर हमको एक ही घर में दो ऊपर और नीचे अगर रूम बने हुए हैं, जहाँ ऊपर के रूम में बिटिया रहती है और नीचे किचन में माता जो है पकवान बना रही हैं, तो वो जिद नहीं रह गया, वो स्नेह नहीं रह गया, वो प्रेम नहीं रह गया कि हम लोग जिस तरीके से पैर पकड़कर माँ के आंचल को पकड़कर कहा करते थे, माँ आज हमको पूरी खानी है। वो तुरंत अपनी सहेली मोबाइल से कनेक्ट होकर बिटिया अपनी माता को फोन करके उस रूम से बताती है कि मुझको ये खाना है। और ये है दूरी का कारण। OTT प्लेटफॉर्म, मोबाइल और हम उम्र बच्चे जिनको ज्ञान एक जैसा ही है लेकिन देते ज्यादा है, और उसी ज्ञान के कारण से, इसको ज्ञान मैं नहीं कहूंगी, उस अज्ञानता के कारण से ये बच्चे कुचक्रों में फंस रहे हैं। और कई सारे कुचक्र आप सबके सामने दिखाई देते हैं आज के इस परिवेश में। आपसे एक सवाल ये है कि नई जो भारतीय न्याय संहिता आई है, इसमें महिलाओं की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है, पर भी क्राइम कम नहीं हो रहे हैं और लोगों में जागरूकता की कमी है। तो आपको क्या नहीं लगता कि जैसे आपकी युवा वाहिनी हो गई, मातृशक्ति हो गई, ऐसे कई और भी संस्थाएं हैं या संगठन हैं जो महिलाओं की सशक्तिकरण की इनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए करें? आपको नहीं लगता कि नए कानूनों के बारे में महिलाओं को बताया जाए? बिल्कुल, हमारे इस आयाम के द्वारा, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति आयाम के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो है सरकारी योजनाओं के विषय में भी और संविधान के विषय में भी, कानूनों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। और निश्चित तौर पर अभी जो नए कानून आए हैं, है ना, संविधान हमको इतनी ज्यादा सुरक्षा दे रहा है महिलाओं को, उस विषय में भी लगातार हम मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के संगठन आयाम के माध्यम से महिलाओं के बीच जागरूकता लाने का काम करते हैं। लेकिन बात यह है कि हम कानूनों के माध्यम से एकाएक परिवर्तन समाज में नहीं कर सकते, लेकिन अगर समाज में परिवर्तन आएगा तो निश्चित तौर पर हमको किसी कानून की आवश्यकता नहीं होगी। हम दबाव बनाकर किसी को कोई काम के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, लेकिन अगर संस्कार दे करके हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर पूरा समाज संस्कारित होगा। तो एक लड़के को ये समझ आएगी कि किसी लड़की के साथ अगर हम किसी युवती के साथ कुकृत्य करते हैं तो मेरे घर में मेरे पीछे मेरी बहन है और मेरी माँ है। जब ये संस्कार उनके बीच आएंगे तो निश्चित तौर पर हमको किसी कानून की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि समय समय पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो कानून हमको उपलब्ध करवाते हैं और सुरक्षा उपलब्ध करवाते हैं। एक और सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आज के समय में लड़कियां या जो बेटियां जो आज बड़ी हो रही है, शादी होकर घर जा रही है, वो घर जाने के बाद वो घर कुछ महीने बाद टूट रहे हैं। कहीं कहा जाता है कि अगर किसी महिला ने कहा था, लड़की ने कहा था कि अगर हम बेटियों को हक दिया जाए तो ये वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। पर क्या ये आपको नहीं लगता कि यही बेटी जाके घर छोड़कर वृद्धाश्रम में माँ बाप को भेज रही है? जी। दूसरा सवाल ये उसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल है कि क्या आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को, जो शादी होते एक जॉइंट फैमिली में जाने के बाद वो क्लस्टर फैमिली बना दी, तो आप क्या संदेश देंगे? जी, देखिए, जैसा कि मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि दबाव बनाकर या सुविधा देकर हम संस्कारित नहीं कर सकते लोगों को। और जिन महिलाओं के अंदर ये बात है कि अगर हमको हिस्सेदारी मिलती है तो वृद्धाश्रम में माताएं नहीं जाएंगी, तो कुल मिलाकर जब उनके मन मस्तिष्क में ये धन और संपत्ति छाया हुआ है तो सेवा भाव तो कभी आ ही नहीं सकता। दूसरी बात ये कि जो परिवार टूटने का एक कारण है वो कई बार जो है विषमताएं बहुत सारी रहती हैं। आज का जो परिवेश है
उसमें घर छोटे हैं लेकिन रहने वाले लोग ज्यादा हैं, तो कई बार ये भी होता है कि न्यूक्लियर फैमिली में कहीं अगर किराए का घर मिल जाता है तो लोग बाग वहां पर सेटल जरूर है, लेकिन हफ्ते में या महीने में एक बार साथ में भोजन करना और पूरे परिवार के साथ भजन भोजन की जो व्यवस्था है हमारे इस संगठन के माध्यम से भी हम लोग संदेश देते हैं, वो उस प्रकार के संस्कारों से हम एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ करके एक अच्छे परिवेश को जन्म दे सकते हैं। युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो आज डेट में कन्या से शादी होकर घर में जा रही है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए केवल और केवल यही एक संदेश होगा मेरे माध्यम से कि जब आप एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में जा रही हैं तो निश्चित तौर पर आपका विवाह केवल एक युवक के साथ नहीं हो रहा है बल्कि पूरे परिवार के साथ हो रहा है। तो आप भले दूर जितने भी हों लेकिन आत्मीय भाव इतना बना कर रखिए कि आप हर सुख दुख में परिवार के साथ जुड़ के रहें। बस इतना ही संदेश है। जी, एक सवाल मैं मैम, जैसे कि आज के समाज में जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, माँ बेटी ही नहीं बेटों बिल्कुल पूरे फैमिली में हो रहा है, तो इस पर आपकी मातृशक्ति की क्या क्या कार्य कर रही है, मतलब किस टाइप की प्लानिंग है जी जो सिखा रही है? सबसे पहली बात तो यही है कि हमारा जो ये विश्व हिंदू परिषद संगठन है, इस संगठन में जो व्यवस्था है, जो आयाम बने हुए हैं, वो एक भारतीय परिवार का छोटा स्वरूप है। छोटा नहीं मतलब ये मान के चलिए एक परिवार से निकल के जाते हैं तो एक वृहद परिवार विश्व हिंदू परिषद संगठन के रूप में हमको दिखाई देता है, जिसमें वरिष्ठ जन जो है वो विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख रहते हैं। उसके बाद जो आयाम है उसमें बजरंग दल के भैया लोग जुड़ते हैं 15 से 35 वर्ष की आयु, उसके ऊपर वरिष्ठ जन जुड़ते हैं, महिलाएं भी रहती हैं उस मतलब उसमें है ना संगठन में प्रमुख दायित्वों पर। और मातृशक्ति आयाम और दुर्गा वाहिनी आयाम, जिस तरीके से माँ और बेटी एक परिवार में होती है वैसा ये आयाम काम करता है। 15 से 35 वर्ष की उम्र तक की जो महिलाएं हैं वो दुर्गा वाहिनी आयाम से जुड़कर काम करती हैं और 35 से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं वो मातृशक्ति आयाम से जुड़ती हैं। तो कुल मिला के हमारा ये जो आयाम है मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी, ये माँ और बेटी के बीच में संबंध को प्रगाढ़ करने की दृष्टि से ही ऐसे समागम किए जा रहे हैं और हमारे आयाम के द्वारा लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि ना केवल माँ बेटी के बीच में ही अपितु भाई बहन पति पत्नी और पूरे परिवार के सभी सदस्यों के बीच में कैसे प्रेम प्रगाढ़ता आत्मीयता बढ़े, इसके ऊपर लगातार हम लोग जागरूक करते हैं। इस तरह के जो आप जो कर रहे हो काम, क्या लगता है समाज में आपको पुरुषों का योगदान मिल रहा है, सपोर्ट जो मिल रहा है? जी देखिए, महिला और पुरुष किसी भी समाज या परिवार के लिए एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों जब साथ साथ नहीं चलेंगे तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर सफर करने वाले जो बच्चे हैं वो प्रभावित होंगे। तो हमारा संगठन भी महिला पुरुष सभी से बराबर मिल करके काम कर रहा है कई वर्षों से और आगे भी करता रहेगा और हमारे जो भैया लोग हैं उनका बराबर सपोर्ट मिलता है। मातृशक्ति को सपोर्ट मिल रहा है पुरुषों का, जी जी बिल्कुल भरपूर सपोर्ट मिलता है। बस आवश्यकता ये है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कई बार कि हमको मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी को भी सामने निकलकर काम करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, काम बिगड़ेगा। कोई काम अगर बिगड़ता है तो पीछे हमारे भैया लोग खड़े, हमारे वरिष्ठ जन खड़े हैं जो हमको संभालेंगे। जागरूक करने में मतलब क्या दिख रहा है, जागरूक हो रहे हैं कि और बहुत बचा है? देखिए, जागरूक तो निश्चित तौर पर हो रहे हैं, जिसको आप ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से भी देख पाते हैं। और कई बार जो है समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की जो विषमताएं हैं उसमें सबसे पहले जो है महिलाएं अब आवाज उठाने लगी हैं। ये जागरूकता का ही एक परिणाम है। ओके, थैंक यू। शशि जी, जिला सेविका होने के नाते आज जो कार्यक्रम हुआ इसके बारे में आप जानकारी देंगे आपको? जी, आज का जो कार्यक्रम था वो जननी बाला समागम
माँ बेटी सम्मेलन के रूप में मनाया गया और आज गुरु पूजन भी है। तो इसी माध्यम से हमने ये दोनों कार्यक्रम को एक साथ किया। गुरु पूजन को अगर ऐसा देखा जाए तो गुरु सबसे पहली गुरु जो होती है वो माँ होती है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने गुरु पूजन, कुछ बेटियां और माँ साथ में आई हुई थी, तो वो गुरु पूजन हमने हमारे स्टेज में करवाया। अभी जो लव जिहाद के मैटर्स लाइव में हो रहे थे कुछ कम हुए हैं, क्या आपको लगता है कम हुए हैं कि ये दबाए जा रहे हैं? कम तो नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं, कुछ सामने आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। कई लोग जो है अपनी बदनामी के कारण से इन ऐसे केसेस को बाहर नहीं निकाल करके लेकर के आना चाहते हैं। कुछ केसेस जो हम तक आते हैं उसको हम लोग सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं, और कुछ बेटियों को हमने घर वापसी कराया है। पहली माँ गुरु होती है सबकी। आज के इस पावन पर्व पे गुरु पूर्णिमा को हर उस माँ को आप श्रद्धांजलि देते हुए जो दुनिया में नहीं है और जो है उनको उनके बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? क्योंकि आज के समय पे बच्चों के लिए माँ सिर्फ एक खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए और खाना खिलाने के बाद अपने पिता की माँ से बचाने के लिए बॉबर करके रहेगी, उससे अलग एक माँ कुछ नहीं है। तुम बच्चों को क्या संदेश देंगे जो आज जिनके पास माँ है? भगवान ने बहुत सुंदर एक रचना रची है। हर जगह तो भगवान होना संभव नहीं है, इसलिए भगवान ने माँ के रूप में माँ को भेजा है कि हर वो बच्चा जो है वो अपनी माँ को भगवान समझे, और उस रूप में गुरु के रूप में, भगवान के रूप में एक माँ जो है वो उसका मार्गदर्शन करे। और साथ ही जिन बच्चों की माएँ नहीं हैं उन बच्चों के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि उन सभी बच्चों के लिए एक संदेश ये देना चाहूँगी कि हम एक मातृशक्ति के रूप में काम कर रहे हैं, और हम उन सभी बच्चों को सहेजना चाहते हैं जिनकी माएँ नहीं हैं। और आज हम जगह जगह पर बाल संस्कार केंद्र शुरुआत कर रहे हैं मातृशक्ति के माध्यम से, क्योंकि जिनको एक माँ से संस्कार मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है। वो बाल संस्कार के रूप में हम जगह जगह एक क्लास शुरू कर रहे हैं, ताकि वो संस्कार जो उनकी माँ से नहीं मिल पा रहा है वो बाल संस्कार से उनको मिले, और उनको माँ का प्यार भी उस माध्यम से मिल सके। अंजलि जी, आज के अवसर पर, इस पावन अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जय श्री राम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जैसे ये आज मातृशक्ति का जो ये कार्यक्रम रखा गया है, ये माँ बेटी के लिए रखा गया है, तो सबसे पहले माँ और बेटी का जो सामंजस्य है वो एक दोस्त जैसे हो जाना चाहिए। आज का जनरेशन देखने के हिसाब से दोस्त के जैसे हो जाना चाहिए कि बाहर वालों की जरूरत बच्चों को ना पड़े। यही एक हमारा संदेश लेकर के हम मातृशक्तियाँ निकले हैं कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि हमको बाहर वालों की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे जो भी गलती हो, जो भी जैसे भी अपनी माँ से शेयर करें, और वो हम उनको एक दोस्त के रूप में लेकर के हम उनके हर गलतियों को भी स्वीकार करके और गलती ना करें, इस चीज का ज्ञान और ये संस्कार हम पहले देना चाहते हैं। इसी के माध्यम से ये प्रोग्राम रखा गया है कि घर घर में हर बच्चों को हर जगह हम लोग ये चीज बता सके, बच्चों आप हमारे हैं और आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं। माँ बेटी का जो रिश्ता होता है वो दोस्त जैसे होना चाहिए। यही एक संदेश हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए धन्यवाद।